माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम राजेश श्रीवास्तव, इंग्लिश मेंटर। तो कंजक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। ये याद रखिएगा, प्रीपोजिशन का कोई रूल नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर, प्रीपोजिशन क्लियर। और प्रीपोजिशन के मैं आपको 4 लेक्चर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 लेक्चर में इंटायर प्रीपोजिशन खत्म करते हैं और प्रीपोजिशन के बाद फिर फ्रेजल वर्ब जो प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं पहले बेसिक प्रीपोजिशन पे। बेसिक प्रीपोजिशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम है, आगे एडवांस लेवल पे क्या बात करें। बेसिक प्रीपोजिशन एक बार खत्म होती है, फिर एडवांस लेवल पे बात करते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? जो किसी की पोजीशन को बताए वही प्रीपोजिशन। हमने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मेरी पोजीशन बता रहा है, मार्केट जा रहा हूं, तो उसकी पोजीशन मेरी पोजीशन बता दी, तो टू प्रीपोजिशन हो गई। किसी की भी पोजीशन को बताने वाले को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, पोजीशन जो बता रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रीपोजिशन की। चलिए, तो बेसिक प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कैलेंडर की, समझिएगा। कैलेंडर। अब ये बताओ आप मेरे को, कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। आप कहोगे सर कैलेंडर में ईयर होता है। अच्छा, मैं कहूंगा और क्या होता है? आप कहोगे सर मंथ भी होता है। अच्छा, हम कहेंगे और क्या होता है? आप कहोगे सर वीक भी होता है। फिर हम कहेंगे और क्या होता है? सर डेट भी होती है। अच्छा, डेट भी होती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? कहोगे सर डे भी तो होता है। हम कहेंगे हाँ, डे भी होता है। तो डे में 2 डे होते हैं, कौन कौन से? एक फिक्स डे होता है और एक नॉन फिक्स होता है। नॉन फिक्स डे में 2 डे होते हैं। क्या कौन कौन से डे होंगे? एक फिक्स डे और एक नॉन फिक्स डे। अब हम बात करते हैं फिक्स और नॉन फिक्स डे की, राइट। तो डे में हम बात कर लें पहले फिक्स डे की। तो फिक्स डे में कौन सा है? हमने कहा 25 दिसंबर, ठीक है। हमने कहा 26 जैन, ये भी फिक्स है। हमने कहा 15 अगस्त, ये भी फिक्स है। हमने कहा 2 अक्टूबर, ये भी फिक्स है। ये सब फिक्स है। और दूसरा फिक्स क्या है? हमने कहा दूसरा फिक्स सर मंडे भी फिक्स है, संडे के बाद ही आएगा मंडे। हमने कहा सर ट्यूसडे या संडे तक जितने भी डे हैं सब फिक्स हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? फिक्स डे की। अब बात कर लेते हैं नॉन फिक्स डे की। जैसे ही हमने इसको बोला नॉन फिक्स डे, तो नॉन फिक्स डे क्या हुआ? आप बोलोगे सर होली, फिर क्या बोलोगे? दिवाली। ये सब नॉन फिक्स हैं। अब बात आती है क्रिसमस की, ईस्टर की, ये सब की। तो आप ध्यान रखिएगा, क्रिसमस फिक्स कब होगा? क्रिसमस फिक्स तब होगा जब इसके साथ डे लगा दोगे। हमने कहा आई सी यू एट क्रिसमस, तो मैंने एट लगा क्रिसमस। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा क्रिसमस डे, तो 25 दिसंबर को मिलूंगा आपसे, ध्यान रखिएगा। मैंने डे हटा दिया तो क्रिसमस की छुट्टियों में मिलूंगा। मैंने कहा आई सी यू एट होली, तो होली का मतलब ये नहीं कि होली वाला जिस दिन रंग अंग पोत रहे हो आप, तभी हम आपसे मिलेंगे। आपसे कब मिलेंगे? होली की छुट्टियों में मिलेंगे। वैसे ही अगर आपने बोला ईस्टर डे, ईस्टर संडे, तो आप समझ लीजिएगा हम फिक्स डे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्रिसमस के साथ जैसे ही आपने डे हटाया तो क्रिसमस हॉलीडे की बात कर रहे हैं। हमने कहा आई विल सी यू एट क्रिसमस, तो क्रिसमस हॉलीडे है, क्रिसमस फिक्स नहीं हुआ। फिर क्रिसमस में छुट्टियों में मिलेंगे आपसे। लेकिन जैसे डे लगाते हो तो फिक्स हो जाता है, इतना बात याद रहेगा। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, नॉन फिक्स डे में हम क्रिसमस लिख रहे हैं, क्रिसमस, ठीक, ये नॉन फिक्स है। लेकिन अगर हमको फिक्स करना है तो क्या करेंगे? क्रिसमस डे।
डे लगा दोगे, जैसे ही डे लगाओगे तो ये फिक्स हो गया, डे हटाओगे तो नॉन फिक्स हो गया। इतना बात याद रहेगा। आप समझो, जो फिक्स डे हैं, जितने भी फिक्स डे हैं, उनके आगे क्या लगाओगे आप? ऑन। और जो नॉन फिक्स है उनके आगे क्या लगाओगे? एट। तो कैलेंडर में इतनी बात समझ में आए? मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जवाब दीजिएगा, मुझे समझ जाएंगे, आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। हमने कहा आई विल कम टू योर होम। अब यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने कहा आई विल कम टू योर होम 1975। यहां लिखा अगस्त, यहां लिखा मैंने मंडे, यहां लिखा मैंने मंडे के बाद होली, यहां मैंने लिखा क्रिसमस, और यहां मैंने लिखा क्रिसमस डे, ठीक है। और यहां मैंने लिखा 25 दिसंबर, ठीक है। ऐसा करके मैंने लिखा। अब आप समझिएगा, मैंने कहा आई विल कम टू योर होम। अब ये क्या चीज? ईयर के आगे मैंने क्या बताया? देखो आप ये ध्यान रखोगे, मैं यहां लिख रहा हूं ईयर, मंथ और वीक, इनके आगे हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज होगी। इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन। और अगर हम बात करते हैं फिक्स डे की तो क्या यूज करोगे? ऑन। अगर हम बात करते हैं नॉन फिक्स की तो क्या यूज करोगे नॉन फिक्स डे में? एट। और अगर आप बात करते हो डेट की तो क्या यूज करोगे? ऑन। इतना बात याद रहेगा कि नहीं कैलेंडर में, ये बता दो मुझे। ईयर मंथ वीक में इन प्रीपोजिशन का यूज, फिक्स डे के लिए ऑन, नॉन फिक्स डे के लिए एट, डेट के लिए ऑन। और फिक्स डे और नॉन फिक्स डे हमने आपको बता रखा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्या चीज है? ईयर है तो आप कह दो सर इन लगाओ ना इसमें। ये क्या चीज है? मंथ है ना, लगाओ सर, लगाओ ना इन, लगा दिया। ये कौन सा दिन है? फिक्स डे। फिक्स क्यों है? मंडे भैया, सैटरडे संडे के बाद ही आएगा, ट्यूसडे के पहले ही आएगा, फिक्स है। तो आप कहोगे सर फिक्स है, और फिक्स के लिए आपने क्या बोला? ऑन। तो ऑन लगाओ ना। होली 25 को मनाई जाती है कि 26 को कि 30 को कि 22 को कि 21 को, कोई नहीं जानता, फिक्स नहीं है होली। और जब फिक्स नहीं है तो क्या लगाओगे? एट। क्रिसमस, हमने आपसे कहा था क्रिसमस तभी फिक्स होगा जब इसमें डे लगा दोगे। डे नहीं लगा तो फिक्स नहीं होगा। इट्स मीन द क्रिसमस हॉलीडे की बात कर रहे हैं। हमने कहा आई सी यू एट क्रिसमस, क्रिसमस में मिलूंगा यार, क्रिसमस छुट्टी होंगे, आ जाऊंगा। तो डे लगेगा तो फिक्स, डे नहीं लगेगा तो नॉन फिक्स। और नॉन फिक्स है तो क्या लगाओगे? एट। और मैं कह दूं क्रिसमस डे अब फिक्स हो गया तो ऑन। फिर 25 दिसंबर, ये क्या चीज है? डेट। और डेट के लिए क्या लगाओगे? ऑन। अब मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि कैलेंडर में अगर ईयर है, मंथ है, वीक है, फिक्स डे है, नॉन फिक्स डे है, डेट है, प्रीपोजिशन लगा पाओगे कि नहीं? लगा लोगे। प्रैक्टिस करो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। अब हम लोग आते हैं क्लॉक पे आते हैं, ठीक? चलो क्लॉक। अब बात करते हैं क्लॉक में। क्लॉक में एक चीज बताओ मेरे को, क्लॉक में क्या क्या चीजें देखते हो आप? कहोगे सर मैं तो आवर्स, घंटे, आवर्स लिख दिया, और फिर क्या मिनट भी होते हैं? ठीक है, मिनट भी लिख दिया। आपने कहा सर सेकंड भी होते हैं, मैंने सेकंड भी लिख दिया। अब कहोगे सर फिक्स टाइम भी होता है। कौन सा फिक्स टाइम होता है भैया, मेरे को भी बताओ। तो आप कहोगे सर फिक्स टाइम में 2 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock, ये सब तो फिक्स टाइमिंग है। चलो भैया मान लिया आपकी बात, फिक्स टाइमिंग है। और जब अगर फिक्स टाइमिंग आपने मान ही लिया मेरे को, तो फिक्स टाइमिंग के लिए क्या यूज करते हैं?
फिक्स टाइमिंग के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, फिक्स टाइम के लिए हमेशा एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे को बताना पहले। अब आप समझिएगा, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं पे आर दे रखा है, इन लगाओगे, कहीं पे मिनट दे रखा है तो इन लगाओगे, कहीं पे सेकंड भी दे रखा है तब भी इन लगाओगे, कहीं पे फिक्स टाइमिंग दे रखा है, फिक्स टाइम, तो आप ध्यान रखेंगे एट लगाएंगे और इसके बाद मेरे क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं 4 क्वेश्चन लिखूंगा, इसके जवाब दो। जैसे मैंने कहा आई विल सी यू, यहां लिखा 2 hours, यहां लिखा 3 minutes, यहां लिखा 4 seconds, यहां लिखा 5 o'clock, यहां लिखा at 3 PM, ऐसा करके मैंने लिखा, ठीक। क्वेश्चन तो लिख दिया। अब आप बताओ प्रीपोजिशन कैसे। आपने कहा सर अभी आप ही ने तो बताया, आर के पहले इन लगा दो, मिनट के पहले भी इन लगा दो, सेकंड के पहले भी इन लगा दो, फिक्स टाइमिंग है तो एट लगा दो, फिक्स टाइमिंग है तो एट लगा दो। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, कैलेंडर और क्लॉक में कभी कोई दिक्कत आएगी क्या? आप बोलोगे सर कभी नहीं आने वाली। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बेसिक प्रीपोजिशन की तरफ, जहां पर भी नहीं समझ में आए मैं जब लाइव क्लास लूंगा, आप मेरे को लाइव क्लास में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, राइट। जरूरी नहीं है मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं, आपको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पता, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। ऑन और एट, ऑन और एट, ये बेसिक प्रीपोजिशन है जिसमें लड़कों को कंफ्यूजन है। इसका मतलब क्या हुआ? पर। अब मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर 3 रूल लिखवा रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन कर डालो। पहला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल फार्मूले लिखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। ही इज सिटिंग गैप टेबल, एक क्वेश्चन लिखा मैंने। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा ही इज सिटिंग गैप ड्रेसिंग टेबल। तीसरा क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं, he is the top of my class। एक चौथा क्वेश्चन और लिख लो, his career is his career is gap the zenith of success, right। अब समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। ऑन और एट का मतलब पर, जिस चीज को आप फिजिकली छू लोगे, जिसको फिजिकली छू सकते हो, अगर उसके ऊपर कोई बैठा है हमेशा ऑन लगाएंगे। अब ये बताओ मेरे को टेबल को छू सकते हो कि नहीं? टेबल के ऊपर बैठे हो तो ऑन। जिस चीज को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं बैठे हो, वो चीज आपके सामने है। जैसे मैंने कहा ही इज सिटिंग एट द ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल पर कोई नहीं बैठता, ड्रेसिंग टेबल तो सामने होती है, आदमी सामने बैठता है, ड्रेसिंग टेबल सामने होती है। या हम कहते हैं ही इज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल क्या होगा? डाइनिंग टेबल पे कोई थोड़ी नहीं बैठेगा, चेयर पे बैठेगा, डाइनिंग टेबल तो सामने होगी।
आप उस लेकिन ऑब्जेक्ट को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन उस पर नहीं बैठे, बैठे चेयर पे हो, लेकिन वो चीज आपके सामने है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो कभी भी ऑन का यूज नहीं करना, एट का यूज करना है, ध्यान रखना। एट, ही इज सिटिंग एट द ड्रेसिंग टेबल। अब जिस चीज को ना आप छू सकते ना देख सकते हैं, अब ऐसी जगह जब आप बात करोगे पर की तो एट का यूज। जैसे ही इज एट द टॉप ऑफ माई क्लास, आपने कहा आप मेरी क्लास के टॉप पर हैं। क्लास कोई मेज कुर्सी थोड़ी ना है जिसके ऊपर आप टॉप पर बैठे हैं, क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा हिज करियर इज एट द जेनिथ ऑफ सक्सेस, सफलता का शिखर। सफलता का शिखर कोई मेज कुर्सी नहीं जिसके ऊपर आप बैठ जाओ मौज लो, समझ रहे हैं, ये इनविजिबल है। तो यहां पे क्या यूज करोगे, एट। तो माय डियर स्टूडेंट ये बताओ पहले ऑन और एट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, राइट। समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है बिलो, अंडर, बीनीथ, बीनीथ और इन। और इन सब का मतलब हिंदी में क्या होता है, नीचे, नीचे। पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इसके जवाब देना। अंडर का यूज तब किसी के नीचे करोगे जिस ऑब्जेक्ट को आप छू ले हो। मेज को छू लोगे उसके नीचे है तो क्या कहोगे, अंडर। कुर्सी को छू लोगे उसके नीचे है तो अंडर। छत को छू लोगे उसके नीचे है तो अंडर। पुल को छू लोगे उसके नीचे है तो अंडर। जिसको छू लोगे उसके नीचे अगर चले गए तो कौन सा वर्ब यूज, वो प्रीपोजिशन यूज करोगे, अंडर, पहली बात। और जिसको छू ना पाओ, हम जैसे कहें बेटा बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो गरीबी रेखा को छू पाओगे, नहीं छू पाओगे। गरीबी रेखा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जिसके नीचे तुम कोई चीज नीचे प्लेस कर दो, नहीं छू पाओगे। हम कहीं ना ये पैसेज लिखा है इसके नीचे कोई चीज रखते हो, पैसेज के नीचे कोई चीज रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो जिसके नीचे कोई चीज जा ही नहीं पाएगी तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, बिलो, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पैसेज। अंडर और बिलो याद आए। अब बीनीथ समझिएगा। बीनीथ तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट उस चीज को छू रहा हो। जैसे मैं कह दूं दिस फ्लावर इज बीनीथ माई फीट, मेरे पैर के नीचे फ्लावर है, तो फ्लावर मेरे पैर को छू रहा है, दोनों छू रहे हैं। हम कहते हैं आई हैव केप्ट माई पर्स बीनीथ द पिलो, पिलो के नीचे रख दिया। अब पिलो इसको छुएगी कि नहीं छुएगी, छुएगी। जब दोनों ऑब्जेक्ट छू रहे होंगे तो क्या यूज करोगे, बीनीथ। ठीक, इसके बाद इन का बात, इनके लिए नटसल में एक बात समझ लो, छाया, छाया चाहे शेडो हो चाहे शेड, शेड कहते हैं परमानेंट छाया को, शेडो कहते हैं टेम्परेरी छाया को। और जब छाया की बात करोगे, छाया के नीचे की बात करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना आपको एक ही प्रीपोजिशन यूज करनी है, वो इन। अब मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके जवाब आप दोगे पहले, बाद में मैं दूंगा, राइट। चलो ही इज सिटिंग सिटिंग हटा देते हैं, सिटिंग में नहीं, रुकिए क्वेश्चन बदलते हैं। सिटिंग के जगह स्लीपिंग कर दी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ही इज स्लीपिंग द बेड, ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, ही लिव्स द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा आई हैव केप्ट माई पर्स द पिलो, पिलो, ठीक है। अच्छा, चौथा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ही आई
आई एम टेकिंग रेस्ट। शेड ऑफ ट्री, दूसरा मैंने लिखा शेडो ऑफ ट्री, और यहां लिख दिया ट्री। 3 क्वेश्चन लिखे, समझिएगा ध्यान से। अब ही स्लीपिंग, बेड। बेड ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप छू सकते हो कि नहीं? अब बोलो यहां से छू सकते हैं, बेड चेयर सबको छू सकते हैं। इसके नीचे बात आएगी तो क्या यूज करोगे? आप बोलोगे सर अंडर, तो लगाओ अंडर। फिर हमने कहा स्लीपिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे सो रहा है घुस के। फिर ही लिव्स पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। गरीबी रेखा को छू सकते हो क्या? न बोलोगे सर नहीं छू सकता हूं। तो गरीबी रेखा को जब छू नहीं सकते तो क्या लगाओगे? बिलो लगाओ, बिलो। फिर हमने कहा आई हैव केप्ट माई पर्स। अब तकिया के नीचे अपना पर्स रख दिया तो पर्स को तकिया छुएगी कि नहीं छुएगी? दोनों ऑब्जेक्ट का वो सब छुएगी। जब छुएगी तो लगाओ बीनीथ। आई एम टेकिंग रेस्ट, शेड ऑफ ट्री। देखो शेड कहते हैं परमानेंट छाया को, लगाए जाते हैं पेड़ सड़क के किनारे कि जिसमें जो राहगीर हैं उनको परमानेंट छाया मिल सके। और शेडो किसे कहते हैं? सूरज की रोशनी ढकती है, उससे जो छाया बनती है उसको शेडो कहते हैं। शेडो हमेशा टेम्परेरी होती है, शेड परमानेंट। इसीलिए घर के आगे टीन शेड डालते हो, लेकिन शेड हो शेडो है तो छाया। और छाया के लिए क्या लगाते हो? इन, तो लगाओ इन, लगाओ इन। अंडर द ट्री, पेड़ को छू सकते हो तो अंडर लगाओ। अब मेरे को मेरे भाई ये बताओ, अंडर हो गया, बिलो हो गया, बीनीथ हो गया, इन हो गया, कभी ऐसा कुछ होगा जब आप नहीं कर पाओ? कर लोगे ना। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे आते हैं, उसको समझिएगा। एक प्रीपोजिशन होती है बाय, एक होती है विथ, एक होती है इन, एक होती है ऑन। कब कब इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ये आपको बेहद जानना जरूरी है। इसको 2 पार्ट में बताते हैं, ठीक है? एक पैसिव वॉइस में और एक एक्टिव वॉइस में। कैसे कैसे यूज होगा, पैसिव वॉइस में कैसे यूज होगा, एक्टिव वॉइस में कैसे यूज होगा, समझिएगा। हमने कहा ही इज बीटन, यहां पे गैप किया, हिज वाइफ, ठीक। हमने कहा ही इज बीटन स्टिक। हमने कहा ही इज स्ट्रक इलेक्ट्रिसिटी। कॉर्न इज द मिल। Ice is contained box। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में कब आपको बाय लगाना है, कब विथ लगाना है, कब इन लगाना है, ये ध्यान से समझेंगे। देखो अगर चीजें लिविंग है पैसिव वॉइस में, हमने कहा ही इज बीटन, अब बीटन के बाद क्या लगाए? इसके साथ थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस, और बाद में क्या है? लिविंग। लिविंग है तो बाय लगाएंगे, ये ध्यान रख करना।
ही इज बीटन बाय हिज वाइफ, अपनी बीवी के द्वारा इसको मारा गया। फिर मैंने कहा ही इज बीटन, अब ये जो है लिविंग है कि नॉन लिविंग स्टिक। आपको अरे सर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो क्या लगाओगे विथ पहला, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिसिटी नॉन लिविंग है कि लिविंग, आप हमेशा ध्यान रखना कुछ चीजें होती तो नॉन लिविंग है लेकिन उनको लिविंग मानते हैं, जैसे टाइम हो गया, ईयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्लड हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, तमाम सारी सी चीजें हैं जिनको हम नॉन लिविंग होते हुए भी लिविंग कंसीडर करते हैं। और लिविंग कंसीडर करेंगे तो क्या लगाएंगे फिर बाय। अगर आप बोलो सर इलेक्ट्रिसिटी नॉन लिविंग कैसे हो, लिविंग कैसे हो सकती है, मैं कहता हूँ भैया स्विच ऑन करो, स्विच के अंदर अपनी उंगली घुसेड़ो, समझ में आ जाएगा लिविंग है कि नॉन लिविंग, चिपका लेगी 2 मिनट के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नॉन लिविंग होते लिविंग का काम कर रही है तो बाय का यूज करोगे। अब बात आती है जब इन दोनों क्वेश्चन की, तो आप पैसिव वॉइस में ध्यान रखोगे वेयर। हमने कहा कॉर्न इज ग्राउंड, मक्का पीसा जाता है, कहाँ, मिल में, कहाँ मिल में, तो कहाँ, तो क्या लगाओगे इन। हमने कहा आइस इज कंटेन्ड, आइस किसी के द्वारा रखी गई हो, कहीं रखी है, कहाँ रखी गई है बॉक्स में, तो इन। तो पहली बात थी कि हम लोग इसका यूज पैसिव वॉइस में कहाँ करेंगे। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस में कहाँ करेंगे। एक्टिव वॉइस में भी समझ लेते हैं। हमने लिखा सी केम कार। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने सी केम ब्लू कार। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा शी केम अ न्यू कार। चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा शी केम साइकिल। पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा शी केम साइकिल। साइकिल हो या बाइक हो कोई मतलब नहीं। फिर हमने लिखा शी केम बाइक। साइकिल हो या बाइक हो या होंडा सिटी कोई मतलब नहीं। अब ध्यान रखेंगे मीडियम क्या है, कोई भी हो, कार हो, बस हो, स्कूटर हो, हवाई जहाज हो, कोई भी मीडियम हो, आपको सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगानी मीडियम के लिए बाय। शी केम बाय कार, शी केम बाय एयर, शी केम बाय स्कूटर, शी केम बाय रिक्शा, कोई मीडियम हो। लेकिन अगर मीडियम के साथ एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी चीज जिसके अंदर घुस के आप आ रहे हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज, कोई भी, अगर एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो इन यूज करोगे। शी केम इन अ ब्लू कार, क्योंकि एडजेक्टिव यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव यूज किया गया है इन। और साइकिल क्या चीज है, मीडियम, कोई एडजेक्टिव नहीं है तो बाय। लेकिन साइकिल के अंदर घुस के आते हो, साइकिल पर बैठ के आते हो। आप कहोगे सर साइकिल के अंदर कौन घुसेगा, बैठ के आएंगे, तो बैठ के आओगे तो ऑन लगाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब समझ में आया बाय कहाँ लगाएंगे, इन कहाँ लगाएंगे, ऑन कहाँ लगाएंगे, एट कहाँ लगाएंगे, दिस। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रीपोजिशन में अराउंड 8 आवर्स लगते हैं मुझे पूरा फिनिश करने में। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ आपको बढ़िया बढ़िया प्रीपोजिशन और कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। बस कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।